जब हम राजस्थान से निकले थे तो मेरे दादाजी ने एक मंत्र दिया था कि ईमानदारी, नैतिकता और प्रामाणिकता से व्यापार करना, अपना लूटना नहीं है। मोबाइल लेके आता है, ये डिजाइन है क्या, तो हम उसमें ध्यान देते हैं। हम भी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, किसमें क्या पहना है, उसके अनुसार हम भी बदलाव करते हैं। नहीं, हमारे बैंड बस तो जितनी भी लेडीज है महाराष्ट्र की जो काशवी की साड़ी पहनती है वो सब एम्बेसडर ही है ना। तो आज के तारीख में आपका टर्नओवर कितना है वो नहीं बता सकता। तुळशी बागेचा गणपती आला, तुळशी बागेचा गणपती आला, महागणपती आला। गणपती बाप्पा मोरया। 130 वर्षाहून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा या पुणे शहराला लाभलेली आहे आणि या पुणे नगरीतील मानाचा चौथा गणपती श्री तुळशीबाग सार्वजनिक गणपती उत्सव मंडळ ट्रस्ट यंदाच्या वर्षी 125वा म्हणजे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरा करत आहे। खरं तर हा तुळशीबाग व्यापाऱ्यांचा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे। तुळशीबाग बाजारपेठ ही पुण्यात नाही, महाराष्ट्रात नाही तर देशामध्ये प्रसिद्ध आहे। पुण्यामध्ये येणारी प्रत्येक महिला ह्या तुळशीबागेमध्ये बाजारपेठेमध्ये येऊन खरेदी केल्याशिवाय राहत नाही, अशी ही सुप्रसिद्ध तुळशीबागेच्या वतीनं तुळशीबाग व्यापारी कट्ट्याचं आयोजन केलेलं आहे। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पुणे शहर हे सांस्कृतिक शहर म्हणून समजलं जातं, शिक्षणाचं माहेरघर असेल आणि आता माहिती तंत्रज्ञानाचं शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे। परंतु पुणे शहर हे व्यापाऱ्यांचं पण शहर आहे। पुणे शहरामध्ये असे काही व्यापारी आहेत की त्यांनी त्यांचा नावलौकिक पुण्यात नाही तर साता समुद्रापार दिलेले आहेत। अशाच काही व्यापाऱ्यांची यशोगाथा आपण या तुळशीबाग व्यापारी कट्ट्याच्या माध्यमातून आपल्यासमोर घेऊन येत आहे। खरं तर आम्हाला खूप आनंद वाटतो, कारण तुळशीबाग सुद्धा एक कपड्याचं सुप्रसिद्ध मार्केट आहे आणि त्याच कपड्याचे पुण्यामध्ये होलसेल करणारं की ज्यांचा पुण्यामध्ये ज्यावेळेस ते आले तर त्यांचा टर्नओव्हर फक्त 1 लाख रुपये होता आणि आता जर त्यांचा टर्नओव्हर बघायला गेला तर 200 कोटीच्या वरती त्यांचा टर्नओव्हर झालेला आहे। आणि ह्यांची यशोगाथा आपण आज तुळशीबाग व्यापारी कट्ट्यावरती आपल्यासमोर सादर करणार आहोत। धनपतराज जी कटारिया, आपका बहुत 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 स्वागत तुलसीबाग व्यापारी मंच पे। मैंने जैसे अभी कहा कि तुलसीबाग व्यापारी मंच जो व्यापारियों के लिए उनका जो सक्सेसफुल स्टोरी है उसके लिए ये व्यापारी मंच का हमने आयोजन किया है। ये व्यापारी मंच पे आपका तहे दिल से मैं वापस स्वागत करता हूँ। कटारिया, धनपत कटारिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें ये समझ के हमारे को यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपकी जो इतना स्ट्रगल है, इतनी सक्सेस स्टोरी है, ये सब मैं भी इतने बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि यार ये आदमी वहाँ राजस्थान से आते हैं, यहाँ से बिजनेस करते हैं और इतनी बड़ी मंजिल तय करते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी जो नौजवान अभी बिजनेस में आ रहे हैं उनके लिए प्रेरणादायी होगी, इसलिए ये हमने तुलसीबाग व्यापारी मंच का आयोजन किया है। सबसे पहले सर, आप मूलतः कहाँ के हैं और आपकी पारिवारिक पार्श्वभूमि क्या थी? यानी आपका जो टेक्सटाइल का ही बिजनेस पहले था या कोई अलग बिजनेस कर रहे थे? नहीं, मूलतः हम राजस्थान से पाली डिस्ट्रिक्ट से है और पाली डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है धामली। वहाँ पे हमारे दादाजी पिताजी कपड़े का, किराने का सब बिजनेस करते थे। वहीं से 5वीं से जब पढ़ते थे तब से हम दुकान जाने लगे। ओहो हो। तो फिर वहाँ धीरे धीरे हमने व्यापार कैसे किया जाता है, क्या है, वो समझ में आने लगा। तो मैं 10वीं पास किया। 10वीं पास करने के बाद फिर मैं पाली में बिजनेस शुरू किया और पाली में टेक्सटाइल का ही बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हमारा ख़ानदानी बिजनेस यही है। ओहो हो। तो हमने सिखाई हुई तो हम दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने वही बिजनेस शुरू किया। वहाँ 2 साल हमने ट्रेडिंग का काम चालू किया। फिर मैंने डाइंग एंड प्रिंटिंग का फैक्ट्री डाला वहाँ पे। ओहो। तो वो काफ़ी सक्सेस रहा। उसके बीच में हमारे एक भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो उसके चक्कर में थोड़ा वहाँ मेंबर कम हो गए। तो उद्योग चलाने के लिए मेंबर फैमिली चाहिए, बड़ा परिवार के सदस्य कम हो गए। तो जब तक हमने यहाँ एक छोटे भाई को, महावीर कटारिया को, पूना में शिफ्ट कर दिया था, तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ, पहले नागपुर चाल में हमारा दुकान था स्टील का, स्टील जनरल आइटम सब रखते थे। छोटा मोटा व्यापार करने से फिर उनको, मैं जब पाली में फैक्ट्री चलाता था तो मैं तो उद्योगपति था, मेरा भाई छोटा व्यापार कर रहा है, तो उसको मैंने बोला अभी होलसेल व्यापार करना है अपने को,
पूना सिटी में जाके, वो नागपुर चाल में था। हाँ हाँ तो पूना सिटी में लगभग 85 के लगभग हमने व्यापार चालू किया, रामसुख मार्केट के बाजू में कटारिया टेक्सटाइल के नाम वो से। रविवार पेट में जो है। हाँ तो वहाँ से शुरू किया। तो मैं पाली रहता था, ये यहाँ रहते थे, तो कुछ वहाँ से रोज कॉल करके बात करता था, क्या हुआ? बोले इतना ही व्यापारी हम होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा पैसेंस रखो, व्यापार होगा। तो 2-3-4 महीने तो महीने का ₹1,00,000 भी व्यापार नहीं हो रहा था होलसेल में। तो कुछ लोग बोलते थे ये नए नए लड़के आए, उस साल 21-22 साल के थे सब लड़के, बोले ये तो अभी छोड़ के चले जाएंगे, ये कोई टिकने वाले नहीं है यहाँ पे। तो फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ता रहा। और जब हम राजस्थान से निकले थे तो मेरे दादाजी ने एक मंत्र दिया था, ईमानदारी, नैतिकता और प्रामाणिकता से व्यापार करना, अपना लूटना नहीं है, जो भी प्रॉफिट रखना आप रिजनेबल रख के व्यापार करो। बराबर। तो उनकी सलाह और उनको मंत्र को अपनाते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर हम 4 भाई हैं और हमारे फिर बेटे भी उसमें ज्वाइन हो गए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रवाह बढ़ता रहा और आज भगवान की कृपा से सब आगे बढ़े। ये आप पूना में नए थे, जैसे आपके पहले भाई आए, फिर आपको लगा कि यार पूना एक अच्छा मार्केट है तो मैं भी पाली से इधर आ जाऊंगा। तो इधर आने के बाद पुणे में बिजनेस में कोई दिक्कत होगी क्या आपको? नहीं, ऐसा दिक्कत तो नहीं हुई, बाकी हमारा एक ही मोटो था कि भाई सब लोगों से मिलजुल के व्यापार करें। बराबर। जो भी कस्टमर मेरे से माल लेके जाता था उसको कुछ तकलीफें रहती थी तो उसको भी अपनी तकलीफ समझते थे, उसको सपोर्ट करते थे। तकलीफें आती थी, अगर उसको 4 भाई साथ में थे तो वो पता नहीं लगता था, निकल जाती थी तकलीफ। जैसे आपने बोला कि पाली में आप पहले डाइंग वगैरह करते थे, तो ये पुणे जब आप शिफ्ट हो गए तो पुणे में इसको आपने बढ़ावा कैसे दिया कि यार ये साड़ी का मार्केट कैच करूंगा तो मेरे लिए पाली में मैं ये नौवारी वगैरह साड़ी, कॉटन प्रिंटेड साड़ी प्रिंटेड करता था। हाँ। मेरी फैक्ट्री थी, तो वहाँ से मैंने यहाँ 10-20 पार्सल पुणे में भेजा है। तो छोटे भाई ने यहाँ अपने एरोड़ा है, खड़की है, उस टाइम कॉटन की साड़ी नौवारी काफ़ी चलती थी, तो वो 10-15 दिन में ही 20-30 पार्सल बिक गया। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे व्यापार हो सकता है, इसलिए फिर यहाँ हमने होलसेल का रविवार पेट में शुरुआत किया। लेकिन साड़ी जो है ना वो बहुत ही दिक्कत रहता है, यानी कैसा रहता है, हम लोग उसी बाग में सब लेडीज़ कस्टमर आते हैं तो उसकी चॉइस में बहुत दिक्कत रहता है और साड़ी में तो बहुत रहता है। तो ये सब वैरायटी हो गया, ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? हमारे 4 भाई है, फिर बेटे हैं, तो सबको अपना अपना एक डिपार्टमेंट दे रखा है। प्रिंटेड साड़ी सुरेश भाई संभालते हैं। हाँ। और जो वर्क वाला जो साड़ी है वो कुशल भाई का लड़का है चेतन, वो संभालता है। और जो प्योर सिल्क, बनारसी, ये सब साड़ी सब अंकित भाई संभालते हैं, मेरा जो छोटा बेटा है। तो ऐसे करके सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे रखा है, तो वो अपने डिपार्टमेंट में उतनी मेहनत करते हैं। एक आदमी सब जाके परचेज नहीं कर सकता। बराबर। तो ये पूरा टीम वर्क की वजह से ये चल रहा है। बराबर। टीम वर्क, और वो भी सब घर के सदस्य हैं। सब घर के सदस्य। अभी पुणे में बड़े होलसेलर है, लेकिन अपने एक खास पहचान बनाई, जैसे एक नाम हो गए, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुणे में बोला साड़ी, बोला कुर्तीज़ हो गया, ड्रेस मटेरियल हो गया, यार कटारी फैशन में ही जाना है। कोई भी नया दुकान रिटेलर का शुरू करता है तो पहला कटारी आता है। तो ये बनाने में आपको क्या लगा, यानी कैसे ये ब्रांड आपने डेवलप किया? उसके लिए बहुत मेहनत लगा है। हम लोग सब सैंपल लेके 4 भाई पूरे मार्केट में घूमते थे। फिर कलेक्शन में भी जाते थे। कभी भी संडे को होटल नहीं गए, पिक्चर नहीं गए, 15 साल तक। सिर्फ एक ही काम था कि भाई व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और प्रोग्रेस कैसे हो। तो धीरे धीरे और कस्टमर का प्रॉब्लम समझते थे कि क्या प्रॉब्लम है। किसी ने लेट पेमेंट दिया, कुछ हुआ, तो उससे कभी झगड़ा नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी का जो था उस प्रेरणा लेके करते रहे हम लोग। तो आज हम भी विकास हो रहा है और हमारे कस्टमर भी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे कपड़े का जो बिजनेस है ना, वो कहावत है कि उधारे के बिना कुछ कपड़े का तो नहीं चलता। होलसेल में, मैं रिटेल की नहीं बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक ऐसा बोला जाता है कि कपड़े की जब मांग उधर गई
तो गुजरने के बाद कपड़ा रोता हुआ है, यार अभी मेरी माँ गुजर गई, अभी मैं कैसे करूँ, क्या चलाऊँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कपड़ा की एक मौसी थी, उसका नाम था उदारी, और वो उसके पास आके बोली कि यार कपड़ा तू अभी रो मत, तेरी मौसी अभी तक है। तो मेरा कहने का मतलब है कपड़े का होलसेल का बिजनेस उधारी के बिना चलता नहीं है। तो अभी आपने जो बोला, तो इतना बड़ा कारोबार करते हो तो ये तो सब उधारी में भी आप करना पड़ता रहता है। मार्केट की सिचुएशन हर टाइम वोलेटाइल होती है और डीलर को बहाने रहते हैं, जैसे उसमें से हम भी गुजर रहे, हमने भी रिटेल होलसेल किया है। तो ये उधारी का सब फंडा कैसे मैनेज करते हो? अब फंडा मैनेज करने का ऐसा विषय नहीं है, बट हर व्यापार करते हैं तो उसमें अच्छे व्यापारी भी रहेंगे, खराब भी रहेंगे, कुछ उधारी लेट वाले भी रहते हैं, बराबर है। तो सबको मैनेज किया जाता है। तो कुछ अच्छे वाले रहेंगे, कुछ को लेट हो गया, किसको कुछ हो गया, तो उनको भी प्रॉब्लम है, उनकी तकलीफ है, वो समझते हैं। तो वो आज हमारे साथ तकलीफ है तो हमने उनका सपोर्ट किया, तो वो आगे हमारे साथ जुड़ के रहते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते। बराबर। तो ऐसे ऐसे कस्टमर है जो 35 साल 40 साल से हमारे पास जुड़े हुए हैं। तकलीफ सबको आती है, व्यापार करेंगे तकलीफ आती है, तो उनको तकलीफ में भी हमने साथ दिया है, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से आज तक किसी पे केस नहीं लगाया है, कोर्ट केस नहीं किया है। चेक रिटर्न भी रोज होते हैं, फिर भी हम संभालते भाई 2 दिन से दे देना, 5 दिन से दे देना, नहीं हो तो 10-10 हज़ार करके देते, 5-5 हज़ार करके देते, ऐसा करके चल रहा है। और उनका भी हमारा सपोर्ट है, तभी चलता है। जब आपने पुणे में बिजनेस शुरू किया तब का एक चेंज पुणे अलग था, जैसे 87 में आप पुणे में आए, उस टाइम का बिजनेस और आज का बिजनेस, उसमें क्या बदलाव आ गए? उस टाइम ज़्यादा वैरायटी नहीं रहती थी, आज इतनी वैरायटी है, हजारों वैरायटी है, तो भी कम ही लगता है। ओहो। और साड़ी का चलन ज़्यादा था, आज धीरे धीरे वो कम हो गया, उसकी जगह कुर्ती और पंजाबी ड्रेस चालू हो गए। तो फिर हमने 8 साल पहले कि भाई साड़ी का ट्रेंड बदल जाएगा धीरे धीरे, तो हमने कुर्ती काशी ब्रांड से चालू किया। हाँ। आज पूरे पुणे में, पूरे महाराष्ट्र में हमारा ब्रांड काशी कुर्ती का चल रहा है। उसको मैन संभालते हैं रितेश कटारिया। हाँ। और वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का पूरा डिपार्टमेंट, सेल का डिपार्टमेंट और कविश कटारिया दोनों देखते हैं, और मैं उसके ऊपर तो हूँ, बट मैन वो उसका देखते हैं, क्योंकि न्यू फैशन में न्यू जनरेशन चाहिए। बराबर। तो इसलिए उनको दिया कार्यभार, तो बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे, और पूरे महाराष्ट्र में काशी ब्रांड चलता है। लोगों की पसंद कैसे बदली? यानी मैं पहले भी आपको बोला था कि साड़ियों में क्या होता है, लेडीज़ थोड़ा सा बहुत देर लगाती चॉइस करने में, तो आप तो होलसेलर है, इतना बड़ा स्टॉक मेंटेन करना, तो ये लोगों की पसंद भी बदले रहेंगे ना, जैसे ट्रेंड थोड़ा सा बदला। वो आजकल टीवी सीरियल चलता है, हाँ। तो जो टीवी सीरियल में देखा, कोई प्रोग्राम में देखा, पिक्चर में देखा, वो फैशन चाहिए लोगों को। वो व्हाट्सएप मतलब मोबाइल लेके आता है, ये डिजाइन है क्या, तो हम उसमें ध्यान देते हैं, हम भी देखते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, किसमें क्या पहना है, उसके अनुसार हम भी बदलाव करते हैं। अपने ये जब साड़ियों में काम करते हैं तो आप भी अपडेशन, जैसे आपने बोला कि कुछ नया नया आ रहा है टीवी सीरियल में, तो हम अपडेट करते जाते रहते। तो इसमें बारे में अपने पुणे में एक फैशन शो किया था जो कभी पुणे में हुआ नहीं था, तो वो थीम आपको कैसे आई दिमाग में? हम लोग एक 10 साल पहले मैंने एक जगह फैशन शो देखा था, वो मुझे पता नहीं जगह का, तो उससे प्रेरणा मिली कि भाई अपन भी पुणे में ऐसा फैशन शो करें कि उससे अपना ब्रांड बढ़ जाए, नाम बढ़े। तो 2019 में हमने किया था फैशन शो वेस्ट इन होटल में। उसमें टीवी सीरियल की काफ़ी एक्टर्स भी आई थी, और तो उससे बहुत अच्छा कटारिया ग्रुप का नाम बढ़ा और हमारा होलसेल का सेल भी बढ़ा और महाराष्ट्र लेवल तक जाने लगा। पहले हम लोग पूना में थे या पुणे के थोड़ा आजू बाजू में, अभी पूरा महाराष्ट्र कर रहे हैं। ओके। तो अभी आपने बोला आपने काश्मी करके एक कुर्ती का ब्रांड किया, ऐसे आपके पास कितने ब्रांड? ऐसे 7-8 ब्रांड है, बाकी काश्मी ब्रांड कुर्ती के लिए है, बाकी साड़ी में कोरवई है और 2-3 नाम है, मुझे भी याद नहीं है। ये होलसेल का पूरे हम इंडिया का बोले जाए तो बॉम्बे हब बोला जाता है कि बॉम्बे में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इजी रहता है, ट्रांसपोर्ट भी इजी रहता है, और पुणे होलसेल के बारे में थोड़ा सा अलग रहता है। तो बॉम्बे में भी आपने रिसेंटली अपना ब्रांड का चालू किया है, और काश्मी ब्रांड को मैंने बॉम्बे में प्रमोट किया है कि वहाँ ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर आते हैं, और वो एक बिजनेस हब है कपड़े का। हाँ। पुणे में कपड़े का बिजनेस हब नहीं है,
तो बाहर के जो ग्राहक आते हैं आउट ऑफ इंडिया मतलब स्टेट, तो वो यहाँ नहीं आ पाते। यहाँ एक व्यापारी के लिए उनको माल मेरा चाहिए, बट एक व्यापारी के लिए नहीं आते। तो उनको सुविधा के लिए हमने बॉम्बे ऑफिस खोला, तो उनको बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है और हमारा भी उधर सेल बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। अभी ये इतना बिजनेस आपने बोला कि हमारे 4 भाई थे, फिर उसके लड़के सब आ रहे, तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और उनमें से आपके बिजनेस में कौन कौन सहभाग होते हैं? परिवार में तो हम लोग 4 भाई हैं, मेरे 2 बेटे हैं रितेश और अंकित, फिर उसके बाद महावीर भाई है, महावीर भाई के बेटे हैं जितेश और यश, और फिर कुशल भाई का बेटा है चेतन, और सुरेश भाई का बेटा है कविश। ये सब मिलके हम लोग व्यापार कर रहे हैं और सब जॉइंट फैमिली में व्यापार करते हैं। रहने का अलग अलग है, बाकी व्यापार सब साथ में करते हैं और डेली साथ में खाना खाते हैं। 2 से 3 बजे हमारा डेली साथ में खाना खाना है, साथ में बातचीत करनी है, कौन आया कौन गया, क्या प्रॉब्लम हुआ, तो वो सब मीटिंग वहाँ होती है। यही पा रहा है क्योंकि एक दिन हम आपका व्यापार दिन के लिए सम्मान करने के लिए आपके इधर आए थे, तब आप सब खाना खा रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। पूरा परिवार भले रहने को अलग अलग है, लेकिन दोपहर में बिजनेस के टाइम पे पूरा परिवार आप अपने कैफेटेरिया भी किया है उधर अपने शॉप पे, और उधर वो आप खाना खा रहे थे। तो ये संयुक्त परिवार, जैसे अपन जॉइंट फैमिली उसको बोलते हैं, तो ये आजकल में कम दिखाई देते हैं, लेकिन आपने वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो ये आपने कैसे यहाँ तक, क्योंकि आप बड़े हो घर में, तो आपने सबको बराबर पकड़ के रखा है। इसमें मेरे दादाजी और पिताजी और मेरी मम्मी का हाथ है। उन्होंने हमारे को बोला कभी तुम अलग होना नहीं, जो भी है सुख है दुख है कम है ज़्यादा है तुम इसी में चलाना। तो उनका आशीर्वाद से अभी तक भगवान की कृपा से सब जॉइंट फैमिली चल रही है। किसी में किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, किसी का ईगो नहीं है, और इसीलिए चल रहा है। सबसे बड़ा रहता है ईगो, जब आ जाता है तब प्रॉब्लम होती है। बराबर। तो अभी किसी में कोई ईगो नहीं है, सब आपस में मिलजुल के चल रहे हैं। 4थी पीढ़ी एक साथ चल रही है। ये अभी आपने बोला कि ये सब हम साथ में मिल के रहते हैं, और आपने अपने लड़कों को, मुझे मेरा ज़्यादा से संबंध आया है अंकित और रितेश जी, जो कि हम होलसेल एसोसिएशन में रितेश भाई के साथ में काम कर चुका हूँ। अंकित को क्रिकेट बहुत पसंद है और मैं भी क्रिकेट में बहुत लवर हूँ, तो अंकित के साथ मैंने क्रिकेट खेला है। लेकिन मैं वो दोनों को कभी भी देखा यार, इतने डाउन टू अर्थ है ना, कि पहले तो हमने दोस्ती की तो मेरे को मालूम ही नहीं था इतना बड़ा उनका कारोबार है क्या है। तो ये संस्कार अपने वो दोनों को कैसे थे? ये संस्कार तो मेरे दादाजी पिताजी सबके साथ ये रहे, उनका आशीर्वाद मिला है। मेरी माँ अभी 1 साल भर पहले गुजर गई, उनका भी आशीर्वाद, मतलब 4 पीढ़ी हम साथ में रहते थे। मेरी माँ, मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, मतलब 4 पीढ़ी साथ में। तो वो परिवार में रोज वातावरण देख के संस्कार मिल जाते हैं। नहीं, वो बड़ी देन है, क्योंकि क्या विरासत में बिजनेस आता है, पूरा सब आ जाता है, लेकिन ये संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि जो आपने आप इस्टेब्लिश एवढा बिजनेस किया, वो पूरी तरह से ईमानदारी से वो आगे लेके जा रहे हैं। मेन कारण है तो सब जॉइंट चल रहा है, इसलिए ये आगे बढ़ रहा है। यदि जिस दिन बिगड़ जाएगा खेल खत्म। तो ये लोग सबका साथ है जब तक बढ़िया है और अच्छे से मिलजुल कर रहे। मैं आगे भी इनको यही सलाह देता हूँ कि जैसे हम 4 भाई मिलजुल के यहाँ तक बढ़े, आप भी सब बढ़ के आगे बढ़ो। अंकित भाई और रितेश भाई मेरे भी दोनों अच्छे दोस्त थे। आपको कौन अच्छा लगता है लड़के में? दोनों अच्छे हैं, दोनों अपनी अपनी काबिलियत है। फिर भी एक तो जरा रहता है कि यार नहीं, रितेश थोड़ा सा मेरा ज़्यादा सुनता है, अंकित नहीं सुनता है। ऐसा नहीं है, रितेश मेरे साथ में ही रहता है, वो थोड़ा शांत स्वभाव का है। और अंकित कैसा जो भी है मुंह पे बोल देगा, उसको रुकने को टाइम नहीं रहता है। और ये थोड़ा सोच विचार के बोलेगा, बोले पापा को बोलना है तो थोड़ा कब देखता हूँ मूड कैसे है तब बोलूँगा। नहीं, बहुत अच्छी है आपकी फैमिली। क्या है, इतना बड़ा कारोबार करना और ये सब इकट्ठा करके करना, ये बहुत लोगों को एक मैसेज है अच्छी तरह से। अभी आपने एक बार मैं आपके बाद ऐसे ही इलेक्शन का माहौल चल रहा था, हम ऐसे आए आपको मिलने को, क्योंकि क्या है व्यापारों का मैं रिप्रेजेंट करता था कस्बा मतदार संघ से। तो मैं ऐसे, तो आपने एक बात बोली कि नहीं नहीं यार, इधर हम जब गांव में जाते, पाली हो या उदयपुर जयपुर जो भी है, तो पुणे से फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। तो मैंने ये बात देखा कि यार आपको वो जलसा है कि यार मन में इच्छा है कि यार नहीं, ये होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। तो
अपना ये एरिया भी अच्छा होना चाहिए। तो ये आपका सोशल जो एस्पेक्ट है तो वो किस तरह का है जो बिजनेस छोड़ के आप बोल रहे थे? सोशलाइज काम हम लोग करते रहते हैं, और ऐसा नहीं कि अपना, मैं तो फ्लाइट में भी जा सकता हूँ, बराबर है। बाकी हर लोगों को 15-20 लाख लोग, राजस्थानी लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ट्रेन थी। अभी जो अच्छा हो गया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने दिल्ली कर दी। तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती थी। बेंगलोर से जो ट्रेन आती थी भरी हुई आती थी, उसमें रिजर्वेशन सिर्फ 15-20 सीट का था, तो कभी मिलता ही नहीं था, खाली बेचारों को बस में जाना पड़ता था। हमारे स्टाफ भी है, उनको बहुत तकलीफ होती थी, पैसा भी डबल लगता था, और बसों में आज बैठे थे कल रात तक पहुंचते थे, और सफर भी अच्छा और नहीं सफर अच्छा नहीं, बैठे बैठे तंग आ जाते थे। तो ऐसा इंसानियत के तौर पे सोचा कि भाई उनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। और अपना क्या है सोशल एक्टिविटी में, जैसे समाज के लिए तो आप बहुत काम करते हैं। जैसे मैंने देखा है कि रितेश भाई भी हमारे एसोसिएशन में बहुत, जैसे हमारा एसोसिएशन का फेयर लगता है होलसेल का, तो उसका फेयर के वो चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये तो जब आप उनको परमिशन देते रहेंगे तभी तो उतना उधर टाइम देता रहेगा। तो ये बारे में आपको कैसा लगता है कि ये जो सोशल एक्टिविटी में क्या होता है, टाइम बहुत जाता है, और इसमें से वो तो आउटपुट, जैसे बिजनेस में टाइम दिया तो कुछ ना कुछ अपने को आउटपुट मिलता है, तो सोशल में तो उतना आउटपुट नहीं रहता। सब चीज़ आउटपुट से नहीं होती ना। एग्जैक्टली। तो सोशल एक्टिविटी करेंगे, आप बाज़ार में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपका वातावरण बढ़ता है, आपका परिचय लोगों से बढ़ता है, उससे कोई न कोई सीखने को मिलता है। आप सब होशियार नहीं हो सकते, बराबर है। कंप्लीट मैन कोई नहीं होता है, रोज उसको सीखना होता है। सीखना पड़ता है। तो रोज बाहर जाएंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, आपसे मिला तो आपसे कुछ सीखेंगे, और किसी से मिला कुछ सीखेंगे। तो उनको खुला छूट दिया है, जहाँ भी आपको लगता है आप जा सकते हो, कहीं भी 2-5 लाख का खर्चा भी है तो कर सकते हो, उसलिए किसी को प्रतिबंध नहीं है। बराबर है। अब ये सब पूरा आप कारोबार कर रहे हैं, तो स्टाफ में कितने लोग हैं पूरे, और ये स्टाफ मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्योंकि क्या है, दिक्कत इतनी आती है ना, जैसे हमारे दुकान में 10 आदमी संभालना मुश्किल की बात होती है, तो उनका पूरा ये एटीट्यूड होगा। तो अपने पास टोटल कितने स्टाफ है और आप वो मैनेज कैसे करते हो? लगभग टोटल रिटेल होलसेल सब मिला के 300 के लगभग स्टाफ है, और उसमें लगभग आधे राजस्थानी हैं, महाराष्ट्रियन भी है, यूपी बिहार के भी है, सब तरह के लोग हैं। और यहाँ आके कभी सीखे हुए नहीं आते, ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ आके धीरे धीरे सीखते हैं, फिर उनका प्रोग्रेस होता है, तो वो टिक के रहते हैं। उनको साल में एक बार हम लोग घुमाने ले जाते हैं रिसोर्ट पे, दिवाली के बाद हम भी साथ में जाते हैं उनके। नाचना गाना क्रिकेट और जो जो गेम, पूरे दिन उनके साथ खेलते हैं, पूरी फैमिली जाती है हम लोग। ऐसा नहीं क्या मैं गया, ये गया, रितेश गया, नहीं, टोटल जाते हैं उनके साथ, पूरा दिन एंजॉय करते हैं। और वो हर साल का सिस्टम है, हर साल उनको अपना गिफ्ट देते हैं, बोनस तो है ही है, कुछ न कुछ अलग चीज़ देते हैं। उसके अलावा उसके परिवार में किसी की शादी है लड़की की, तो उसको 21,000 रुपया, जिस दिन वो पत्रिका देने को आएगा तो उसको 21,000 रुपया देते हैं कंपनी की तरफ से गिफ्ट। और किसी लड़के की शादी है तो 11,000 उसको देते हैं। उसके अलावा उसकी इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग, मेडिकल इंश्योरेंस। तो उनको कुछ भी तकलीफ आया, कुछ भी हुआ तो इजी रहता है। उसके अलावा उनको फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आया, किसी का माताजी का, पिताजी का, भाई का कुछ हो गया, तो उनको हम लोग सपोर्ट में एडवांस भी देते हैं, चलाते हैं, तो तभी जाके वो टिकते हैं, उनका भी प्रोग्रेस होता है। ऐसे 10-20 स्टाफ को हमने दुकान करा के भी दिया है, जो अच्छे होशियार हो गए, तैयार हो गए और कैपेबल है, तो फिर उनको उसमें हमारा पार्टनरशिप नहीं है, उनको पर्सनल करवा के दिया। नहीं, यही मैंने वो एक कटारिया परिवार के वो सदस्य ही हो गए। हाँ, सदस्य ही है, ऐसे वो काम करते हैं, तो इसके लिए वो अपने साथ अभी जुड़ गए। आज भी 100% जुड़े हुए हैं, सुख दुख में तैयार रहते हैं। जैसे आपने तो स्टार्टिंग किया तो आपका 1 लाख रुपए टर्नओवर था, तो आज के तारीख में आपका टर्नओवर कितना है वो नहीं बता सकता। नहीं ऐसे चाहे क्या है, आजकल अंकल है ना, अभी कंपटीशन का ज़माना नहीं रहा, अभी कोऑपरेशन हो गया। अभी सब बिजनेस वाले भी, हम भी होलसेल में क्या करते हैं कि आपको मालूम रहेगा, मुझे रितेश भाई को मालूम है कि मैंने पहले आपको पूछा था कि होलसेल की क्या होता है,
उधर ही वसूली नहीं हो रहा है, तो उसमें से बहुत प्रॉब्लम आता है छोटे होलसेलर को, क्योंकि क्या उसका फिर वो टर्नओवर नहीं घूमता है, चक्रा नहीं घूमेगा तो उसका बिजनेस बंद पड़ता है। तो उसके लिए एसोसिएशन ने क्या किया है, पहले कैसा था, मैं किसको माल दूँ ना तो मैं किसको बताता नहीं था, क्योंकि क्या है यार ये इसको माल देगा मेरा ही होलसेलर। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ये कर रहे हैं यार इसने नया पार्टी हमको ज्वाइन हुआ है तो उसका रेफरेंस पूछते हैं। तो उससे क्या होता है, वो रेफरेंस पूछने के बाद पता चलता है, वो क्या बोलते हैं यार मत दे माल इसको, मेरा ही 2 लाख बचा है 3 लाख बचा है, तो मैं सावध हो जाता हूँ ना। तो थोड़ा ये ट्रेंड अभी चेंज हुआ है, तो वो हिसाब से मैंने पूछा, क्योंकि अभी क्या हो गया, जैसे आपके कितने कस्टमर रिटेलर है टोटल 600 के ज़्यादा, लगभग 3000 का। और ऑल ओवर महाराष्ट्र। अभी कल चाहे कल मैं कुर्ती का काम करूं और अब मैं रितेश भाई को पूछूं कि रितेश भाई यार ये पार्टी ने मेरे को माल मांगा, तो रितेश भाई मेरे को 2 मिनट में बता देंगे, ना कि वो ये सोचेंगे कि यार ये मेरा किराया, क्योंकि क्या था रिटेलर बहुत होशियार रहते। तो 100%। इसके बारे में मैंने आपको पूछा। नहीं, ये आपका जो पूछना सही है, और ये अपना रेडीमेड एसोसिएशन हो गया, साड़ी एसोसिएशन हो गया, हाँ, तो इसकी वजह से अपन एक हुए तो एक दूसरे के परिचय हुए। रितेश भाई से आपके परिचय हुआ, तो आपको रितेश भाई की वो पूछने में शर्म नहीं आएगी, नहीं आएगी, संकोच नहीं रहेगा। अभी वो पहले जैसा जमाना नहीं है कि मेरा ग्राहक वो खा जाएगा, हाँ। ये खा, अभी सब बड़ी सोच वाले यंग जनरेशन है, तो वो अपना आपस में बातचीत करके उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। इसलिए तो मैंने पूछा, आप टर्नओवर बताइए, अभी आपसे कोई काम करेगा नहीं। चलो ठीक है, अच्छा है, क्या है सबके बिजनेस के कुछ ये रहते वसूल रहते, लेकिन आप इतना अच्छा ये हो रहा है। अभी आपने टर्नओवर बताया, स्टाफ बताया, लेकिन आपके शोरूम कितने, जैसे आपने रिसेंटली बॉम्बे में खोला, एक ऑफिस बना दिया। मेरा मेन जो शोरूम है कटारिया ट्रेडलिंग के नाम से, जिसमें साड़ी रहता है, 9 मंजिल का शोरूम है, और दूसरा है मेरा कटारिया फैशन के नाम से, जो कुर्तीज और ड्रेस मटेरियल और नाइट वेयर रखते हैं, और बाकी 4 आउटलेट है रिटेल के, एक होलसेल का बॉम्बे में ऑफिस है। वाह वाह वाह। अभी ये सब आपने जैसे बोला तो परिवार के सदस्य ही उसको सब मेंटेन मैनेज करते हैं, और जो रिटेल है उसको सब मैनेजर लेवल पे संभालते हैं। अभी जैसे अभी आपने बताया कि मैंने फैशन शो किया था, तो आजकल जो भी एक अपना खुद का ब्रांड तैयार होता है, तो कोई तो भी सेलिब्रिटी ब्रांड लेते हैं, तो आपके ऐसे दिमाग में नहीं आएगा कि इतने सीरियल चलती है, तो हिंदी सीरियल बहुत चलती है, या एक्ट्रेस है कोई, तो उसको मैं टाइप करूं और मेरे कटारिया फैशन का एक ब्रांड एम्बेसडर करूं? नहीं, हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो जितनी भी लेडीज है महाराष्ट्र की जो काशी की साड़ी पहनती है, वो सब एम्बेसडर ही है ना। क्या बात है, वो अपना नाम अपना आप कर देती है, बराबर। वो पहनती है, उनको अच्छा लगा यार काशी की कुर्ती बहुत अच्छी है, तो दूसरी औरत को बताती है, माउथ एडवर्टाइज ऑटोमेटिक होती है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आपने सब परिवार के बारे में बोल दिया, सब आपके लड़के हो गए या भाई हो गए काम करे, लेकिन आपकी जो पत्नी है, तो उनका कितना सहयोग रहेगा ये बारे में? यदि घर में लेडीज लोग या जो मेरी वाइफ है या मेरे भाई की वाइफ है, जितने भी सब जॉइंट रहे, उनका यदि सहयोग नहीं हो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बराबर। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है हर टाइम, क्योंकि अभी तो हम लोग संडे को भी छुट्टी रखते, तो पहले कभी छुट्टी रखा ही नहीं, तो भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि भाई आप छुट्टी नहीं रखते, आप हमारे को टाइम नहीं देते, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जबकि हर संडे को हम लोग कलेक्शन में जाते थे, रात को 10 बजे तक आते थे, उनको कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे या कहीं पिक्चर नहीं ले जाते थे, तो भी उनका कभी कंप्लेन नहीं रहा। आज भगवान की दया से सब कुछ ओके है, तो उनका सहयोग होने की वजह से ये आगे बढ़े। उनके सहयोग के बिना कुछ हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। हमारे मराठी में ऐसे बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में, कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत ही रहती है। 100% है, लेकिन वो औरत अपनी धर्मपत्नी होनी चाहिए। है 100%। तो अभी अंकल अपने बहुत बिजनेस में कम से कम 40-45 साल हो गए रहेंगे। आप पूना में आए, पूना में सब चीज़ें डेवलप किया, तो पूना का गणेश उत्सव जो है वो बहुत ही पॉपुलर है, जो पूना में नहीं आउटसाइडर भी फेमस है। तो ये पूना के गणेश उत्सव के बारे में आपका क्या विचार है? पूना जो गणपति का जो प्रोग्राम होते हैं और जो उत्सव चलता है,
वो मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में नहीं है। मैं काफ़ी दुनिया में जाके घूम के आया हूँ। यहाँ का जो एकता, एटमॉस्फेयर, वातावरण, अनेकता में एकता, सब अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग कार्यक्रम, और हर जगह हर इंसान उसको दिल से करता है। एक तो बड़ी फॉर्मेलिटी से कर रहा है, वैसा नहीं, दिल से मानते हैं और इतना उत्साहपूर्वक कार्यक्रम होता है, तो उसे कभी मैंने पूरे वर्ल्ड में नहीं देखा है। बराबर है, सब उसमें शरीक। महाराष्ट्र में जो होता है, बॉम्बे, पुणे, वो अलग ही है। अलग ही माहौल। अभी अपना ये तुलसी बाग ये साल 125 साल बना रहे, जो हिस्टोरिकल हो रहा है, तो ये 125 साल के बारे में हमने ऐसा एक पॉडकास्ट चालू किया जो व्यापार सब जुड़ जाए। तो ये तुलसी बाग गणपति के बारे में आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ऐतिहासिक है, पुराना, 125 साल पुराना हो रहा है। मतलब पुराना मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, ऐतिहासिक हो रहा है। तो उसका तो बहुत मान सम्मान है और लोग इतने श्रद्धा से मानते हैं। और मैंने भी 2-3 बार दर्शन किए हैं, ज़्यादा बार तो नहीं किए हैं। ये बार तो परिवार के साथ आपको आर्तिका में इन्विटेशन दूंगा। जरूर आएंगे, और ऐसा हमारे को सौभाग्य मिलेगा। बहुत अच्छी बात है परिवार के साथ करने का। अंकल, आपने सब एस्टेब्लिश किया, अभी आपके लड़के आ रहे, सब एकदम प्रॉपरली चल रहा है, तो आपका मैं अभी फिटनेस देख के आप रिटायर कब हो जाएंगे? रिटायर्ड होने का कभी सपना है ही नहीं। सपना नहीं है? जब तक हाथ पांव चलते हैं, आराम से रह रहे हैं, जब तक रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। रिटायरमेंट लेने से आदमी दिमाग से खाली हो जाता है, फिर उसके दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें आती है। तो व्यापार में रहने से बिजी रहता है, बिजी रहेगा तो उसको फालतू बातें दिमाग में नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से किसी को रिटायरमेंट लेना भी नहीं चाहिए। अभी भी आप पूरे सब, जो अंकित हो गए, रितेश भाई हो गए, इन बारों में जो भी ये डिसीजन जो मेकिंग आता है, तो ये खुद अपने डिसीजन ले रहे हैं क्या आपसे सलाह मशवरा करते हैं? तो आप ही अभी तक आपके पास है नहीं यार, ये करना नहीं है, मेरे को पिताजी के पूछना है? क्योंकि कुछ बातों में कभी कभी रितेश भाई से मेरी बात बोल, नहीं यार मैं ज़रा पिताजी से बोल के बात करता हूँ। नहीं, वो हमारे को इतना मान सम्मान देते हैं, वो बड़ी बात है। बट उनको निर्णय लेने का है, फिर भी उनकी इच्छा होती है भाई एक बार पापा को पूछ लूँ तो अच्छा रहेगा। कभी हमने उनका कोई भी है उसको रोका नहीं है कि भाई ये मत करो। वो भी सोच समझ के ही करते हैं ना, समझदार है। कटेरिया साहब, आज से गपशप करके बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि हमारे जैसे होलसेल छोटे छोटे व्यापारियों की बहुत सीखने को मिल गया आपसे। और आप ये व्यापारी कट्टों पे आके हमको जो सम्मान क्या होता है, ये हमारा पॉडकास्ट भी इतने अच्छे लोग आते हैं, आपका आप अनुभव, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और वो एक्सपीरियंस लेके नौजवान आप इस धंधे में आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है अपने के लिए। इधर हमारे साथ अभी भी कुछ लोग जुड़े हैं, जैसे हमारे अमित जी पुनोत है, बहुत से व्यापारी है हमारे गणेश सेठ रामली के, जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग करके होलसेल कर रहे हैं। तो ये लोगों के भी मन में कुछ है कि यार कटारिया सर को गणपत राज सेठ जी से कोई हम संवाद कर सके। तो मैं उनको विनती करता हूँ कि आपके मन में कुछ रहेगा तो गणपत राज से आप बातचीत करें। कटारिया जी को एक ही पूछना है कि हम छोटे व्यापारी हैं, तो हमने भी होलसेल चालू किया हुआ है, लेकिन आपके आदर्श देख के हम आगे आगे बढ़ रहे। लेकिन ये अभी नया ज़माना जो है, इसमें क्या हुआ है कि इतना बड़ा ट्रेड सब इंडिया में हो रहे, तो इसके कारण छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वो अभी टूटते जा रहे हैं। तो उनके लिए आगे आने के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं कि वो छोटे व्यापारी भी जो होलसेलर है कि वो बड़े लेवल पे कैसे आ सकते, उनके लिए आप क्या सोच दे सकते हैं कि उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्योंकि छोटे छोटे ट्रेड वाले कुछ 5-10 साल में तो अभी गायब हो जाएंगे, ऐसे ये हिंदुस्तान में दिख रहा है। तो इसके कारण मैं पूछ रहा हूँ कि आप कुछ सलाह दे सकते हैं कि छोटे व्यापारी बड़े कैसे हो सकते हैं? छोटे छोटे 10 व्यापारी मिलके एक क्लब बनाओ तो आप बड़े हो सकते हैं। आप अलग अलग रहेंगे तो नहीं बढ़ेगा अभी व्यापार, क्योंकि अभी ऑनलाइन ये वो सब बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो अभी आपको संगठित होके 10 लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा, तो आप भी बड़े हो जाएंगे। ओके, क्योंकि क्या है, यही सब ऑनलाइन हो गया है बिजनेस कि सब देखा देखी बढ़ रहा है, इसके कारण छोटे व्यापारी वो आगे जाते नहीं है। तो आपकी जो सलाह है वो अभी मुझे अच्छी लगी है। तो अभी इसके कारण थोड़े छोटे छोटे व्यापारियों को इकट्ठा करके एक बड़ा यूनिट करके वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके कारण धन्यवाद।
और ईमानदारी, नैतिकता और प्रामाणिकता, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो चीज़ आप दिमाग में रख के काम करेंगे तो 100% आगे बढ़ेंगे। सर जी, आप राजस्थान से पुणे में आए, बराबर? तो कितने साल हो गए आपको पुणे में आने से? लगभग हमारे को जो 40 साल 40 साल हो गए। तो ये 40 साल में आपने अपना एक कटारिया बड़ा उद्योग चालू किया, तो ये पुणे में आने के बाद आपको जो पुणे ने दिया 40 साल में, तो इस पुणे के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या 40 साल आपकी संयुक्त फैमिली हो गई, आपके दादाजी, पिताजी ने, आपके माताजी ने जो मंत्र दिया वो सब क्या? ये 40 साल में जो पुणे में आने के बाद पुणे ने आपको जो दिया, वो पुणे के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो दिया वो सब पुणे ने दिया ना, हम तो वहाँ से लेके कुछ आए नहीं थे। तो पुणे का हमारे पास पूरा सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, और यहाँ का गणपति का सब आशीर्वाद की वजह से बढ़ पाए और ईमानदारी से काम करने का रहे। और पुणे का पूरा सपोर्ट के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते थे ना, तो उनका तो श्रेय पूरा पुणे को ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये तुलसीबाग व्यापारी मंच पे आज आ गए और दिल खोल के आपने, मन में कोई आड़ी नहीं रखी, फुल दिल खोल के आपने सब हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, और मेरे को तो खुद को अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा। और बिजनेस कैसा डेवलप करना चाहिए, फैमिली का एक बहुत बड़ा मंत्र दिया कि आज संयुक्त परिवार से कैसा बिजनेस में होना चाहिए, ये बहुत बड़ी सीख रहेगी। आपका मैं तुलसीबाग मंडल से मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे तुलसीबाग के अध्यक्ष माननीय विकास जी पवार, और जो ये पुणे गेस्ट है, ये कलाकारों का हब है। इधर बहुत से कलाकार आए, बहुत से कलाकार ने अपनी कला की। ये पुणे गेस्ट के हमारे किशोर दादा सरपोतदार और हमारे उपाध्यक्ष विनायक जी कदम को हम विनती करते हैं कि आप इधर पधारें, आपको तुलसीबाग मंडल से सम्मानित करें। धन्यवाद। तुळशी बागेचा गणपती आला, तुळशी बागेचा